हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए रामबाण साबित होने वाला है। कम समय में सटीक तैयारी करनी है तो वीडियो को पूरा देखिए। याद रखिए, पढ़ाई तो सब करते हैं लेकिन कामयाबी उनको मिलती है जो सही दिशा में तैयारी करते हैं। फालतू की चीज़ों पर टाइम ख़राब मत कीजिए। जो इंसान फालतू की चीज़ें पढ़ेगा वो अपना टाइम ख़राब करेगा। इस वीडियो में वही मिलेगा जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो आज का टॉपिक है मौर्य वंश, सम्राट अशोक। तो आज का पहला क्वेश्चन है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित थे? बहुत आसान क्वेश्चन है। ए मौर्य वंश, बी गुप्त वंश, सी नंद वंश, डी शुंग वंश। तो इसका सही आंसर है मौर्य वंश, ऑप्शन ए। आइए व्याख्या देखते हैं। अशोक मौर्य वंश के तीसरे सम्राट थे। उन्होंने बिंदुसार के बाद शासन किया। याद रखिए, मैं व्याख्या जरूर लाता हूँ। व्याख्या से एक फ़ायदा होता है कि अदर टॉपिक जो है, जो हमारे अदर प्रश्न हैं जो पूछ लिए जाते हैं, वो भी कवर हो जाते हैं व्याख्या से। और व्याख्या पढ़ने से एक बहुत सटीक जानकारी मिलती है और अच्छा एक सॉलिड नॉलेज तैयार होता है। ठीक है। तो व्याख्या से क्या पता चला कि अशोक मौर्य वंश के कौन से राजा थे? तो तीसरे नंबर के राजा थे। इनके पिताजी का नाम क्या था? तो इनके पिताजी का नाम बिंदुसार था, यानी कि बिंदुसार के बाद ये राजा बने। तो देखिए व्याख्या से कितनी अच्छी जानकारी मिली है और याद करना भी आसान होता है। प्रश्न 2, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? 321 ईसा पूर्व, 261 ईसा पूर्व, 185 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है बी, 261 ईसा पूर्व। आइए व्याख्या देखते हैं। 261 ईसा पूर्व व्याख्या। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था, जिसमें भारी जनहानि हुई और अशोक का जीवन बदल गया। इसका मतलब है अशोक ने ये आखिरी युद्ध लड़ा, इसके बाद कोई युद्ध नहीं लड़ा, क्योंकि इस युद्ध में बहुत सैनिक इसमें घायल हुए, बहुत से सैनिक इसमें मर गए। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा खून खराबा हुआ। तो ये सब देखकर अशोक का हृदय बदल गया। इन्होंने इसी युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया। ठीक है। तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था और इस युद्ध में जनहानि बहुत हुई थी, यानी कि बहुत से लोग, लाखों लोग मारे गए थे, लाखों लोग घायल हुए थे। ठीक है। तो अशोक ने इसी युद्ध के बाद ये तय कर लिया कि अब हम युद्ध नहीं लड़ेंगे और अहिंसा को अपनाएंगे, यानी कि हिंसा नहीं करेंगे, और बौद्ध धर्म को अपना लिया, जो उस समय सबसे प्रसिद्ध धर्म था। क्वेश्चन नंबर 3, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा? ए नागार्जुन और वसुबंधु, तिस और उपगुप्त, महेंद्र और संघमित्रा, वसुमित्र और नागसेन। तो इसका सही आंसर है महेंद्र और संघमित्रा, ऑप्शन सी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। तो महेंद्र और संघमित्रा बिल्कुल सही है। अब आपको ये पता होना चाहिए कि महेंद्र और संघमित्रा थे कौन। तो अशोक का एक पुत्र था जिसका नाम महेंद्र था और एक पुत्री थी संघमित्रा। तो यानी कि अशोक ने अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा। और किस लिए भेजा? बौद्ध धर्म के प्रचार हेतु। ठीक है। प्रश्न, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख किस स्थान से मिला है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक बना? ए सारनाथ, बी सांची, और सी दिल्ली, डी लुम्बिनी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अब इसकी व्याख्या देखते हैं। सारनाथ। तो सारनाथ में अशोक का स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक, यानी कि सिंह स्तंभ घोषित किया गया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, अशोक के अभिलेख किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत, प्राकृत, पाली और हिंदी। तो यहाँ पे सही आंसर है प्राकृत, क्योंकि आम जन भाषा थी, लोग अच्छे से समझते थे। तो इसीलिए अशोक ने अपने अभिलेख प्राकृत भाषा में लिखे। लेकिन के कई अभिलेख जो ऐसे भी हैं, अभिलेख शिलालेख जो इधर उधर से मिले हैं, वो अन्य भाषाओं में हैं, ब्राह्मी, खरोष्टी, ठीक है, और प्राकृत। तो यहाँ पे आंसर जो आ रहा है वो प्राकृत आ रहा है। ठीक है। संस्कृत, पाली, हिंदी नहीं है। तो व्याख्या देखते हैं। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं, जो आम जन को समझ में आ सके, यानी कि आम जनों की भाषा उस ज़माने में थी ब्राह्मी
और प्राकृत। तो प्राकृत और ब्राह्मी, यानी कि अब यहाँ से एक जानकारी मिलती है कि अशोक के जो अधिकांश अभिलेख हैं वो प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी लिपि में थे, और कुछ जो हैं खरोष्ठी भाषा में भी थे। तो सबसे ज़्यादा प्राकृत और ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा आयोजित तीसरी बौद्ध सभा कहाँ हुई थी? वैशाली, कपिलवस्तु, राजगृह, पाटलिपुत्र। तो देखिए, अशोक के ज़माने में तीसरी बौद्ध संगत हुई थी, यानी कि बौद्ध सभा हुई थी, जो कि पाटलिपुत्र में हुई थी। अब इस बौद्ध सभा का अध्यक्ष कौन था, यह व्याख्या से जानकारी भी मिल जाएगी। और इस बौद्ध सभा को किसने कराया था, तो यहाँ से पता चल रहा है कि अशोक ने कराया था। तो व्याख्या देखते हैं इसकी। पाटलिपुत्र में हुई थी तीसरी बौद्ध सभा। अशोक ने पाटलिपुत्र में मोगलीपुत्र तिस्य के नेतृत्व में बुलाई थी, यानी कि इस सभा का जो अध्यक्ष बने थे वो मोगलीपुत्र तिस्य बने थे। तो ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि बौद्ध सभा तीसरी पाटलिपुत्र में हुई थी तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो अध्यक्ष मोगलीपुत्र तिस्य थे। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने किस सिद्धांत का प्रचार किया? योग, अहिंसा, धम्म और कर्म। तो इसका सही आंसर है धम्म, यानी कि कलिंग के बाद सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया और धम्म का प्रचार किया। तो इसकी व्याख्या देखते हैं। तम, अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद धम्म का प्रचार किया। तो उन्होंने नैतिकता, यानी कि इंसानों का नैतिक गुण अच्छा होना चाहिए इनके अनुसार, अहिंसा यानी कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, और सहिष्णुता यानी कि सभी को, सभी धर्मों को सम्मान देना चाहिए, किसी को ऊंचा नीचा नहीं समझना चाहिए। तो ये इनका मतलब निकलता है धम्म का। अगला प्रश्न, अशोक की मृत्यु कब मानी जाती है? 185 ईसा पूर्व, 232 ईसा पूर्व, 246 ईसा पूर्व या 200 ईसा पूर्व। तो इसका सही आंसर है 232 ईसा पूर्व अशोक की मृत्यु मानी जाती है। व्याख्या देखते हैं। 232 ईसा पूर्व, अशोक की मृत्यु लगभग 232 ईसा पूर्व मानी जाती है, जिसके बाद मौर्य साम्राज्य कमज़ोर हो गया, क्योंकि अशोक सबसे बहादुर और महान राजा थे। इसके बाद जो राजा हुए हैं वो कमज़ोर थे, तो इसलिए मौर्य साम्राज्य हल्के हल्के ख़त्म हो गया। अगला प्रश्न, अशोक के समय कौन सी लिपि उत्तर पश्चिम भारत में प्रचलित थी? ब्राह्मी, खरोष्ठी, नागरी, देवनागरी। तो इसका सही आंसर है खरोष्ठी। उत्तर भारत की भाषा खरोष्ठी होगी, इसलिए उसी भाषा में ये शिलालेख लिखाए गए हैं। तो अशोक के शिलालेख प्राकृत भाषा में अधिक हैं, ब्राह्मी में अधिक हैं, और खरोष्ठी में जो पाए गए हैं वो उत्तर पश्चिम भारत में पाए गए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध स्तूप कौन सा है? अमरावती, सांची, भरहुत, वैशाली। तो इसका सही आंसर है सांची। क्या सांची का महान स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था, जो बौद्ध कला का अद्वितीय उदाहरण है, यानी कि सबसे प्रसिद्ध और सबसे अच्छा। अगला प्रश्न, अशोक ने अपने अभिलेखों में स्वयं को क्या कहा? सम्राट अशोक, राजा अशोक, देवाना प्रियदर्शी और धर्म सम्राट। तो इन्होंने अपने अभिलेखों में स्वयं को एक नाम दिया है, वो नाम है देवाना प्रियदर्शी, यानी कि ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। व्याख्या देखते हैं। देवाना प्रियदर्शी व्याख्या, अशोक ने अपने अभिलेखों में देवाना प्रियदर्शी, यानी कि इसका मतलब होता है देवताओं का प्रिय और सुंदर दिखने वाला, यानी कि देखने में सुंदर। तो ये अपने लिए नाम उन्होंने सेलेक्ट किया था अपने अभिलेखों में। अगला प्रश्न, अशोक किस धर्म से प्रभावित होकर उसका अनुयायी बना? जैन धर्म, बौद्ध धर्म, वैदिक धर्म, शैव धर्म। तो सब लोग जानते हैं कि बौद्ध धर्म अपनाया था कलिंग युद्ध के बाद। तो बिल्कुल ऑप्शन बी बौद्ध धर्म बिल्कुल सही है। व्याख्या, कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा का त्याग कर बौद्ध धर्म अपना लिया था। अगला प्रश्न, अशोक के समय किस भिक्षु ने उन्हें बौद्ध धर्म ग्रहण कराया? यानी कि कलिंग युद्ध के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो किस भिक्षु के सामने अपनाया? उपगुप्त, वसुमित्र, नागसेन, मोगलीपुत्र तिस्य। तो इसका सही आंसर है उपगुप्त, यानी कि ऑप्शन है। व्याख्या देखते हैं। उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी। यहाँ से आपको एक सटीक जानकारी मिल गई कि बौद्ध भिक्षु जिनका नाम उपगुप्त था, उन्होंने ही अशोक को बौद्ध धर्म
ग्रहण करवाया। अगला प्रश्न, किस किस शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने लुम्बिनी यात्रा की थी? सांची, रोमिनदेई, मेरठ, दिल्ली टोपरा। तो आपको एक बात बता दूं कि नेपाल में लुम्बिनी है, वहाँ से एक अशोक का शिलालेख मिला था, रोमिनदेई। उसी शिलालेख से पता चलता है कि अशोक ने नेपाल की यानी कि लुम्बिनी की यात्रा की होगी। लुम्बिनी वो जगह जहाँ गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। तो इसका सही आंसर है बी, रोमिनदेई। व्याख्या, रोमिनदेई नेपाल से प्राप्त शिलालेख में लिखा है कि अशोक भगवान बुद्ध के जन्म स्थल लुम्बिनी गए थे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगला प्रश्न, अशोक द्वारा नियुक्त अधिकारी जो धम्म का प्रचार करते थे उन्हें क्या कहा जाता था? आमत्य, सेनापति, धर्म, महामात्य या युक्त? तो ये धर्म का प्रचार कर रहे हैं, तो आंसर सी इसका बिल्कुल सही है। आइए व्याख्या देखते हैं। धर्म, महामात्य। अशोक ने धम्म के प्रचार हेतु धर्म महामात्य नामक अधिकारी नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न, अशोक के समय किस नगर को राजधानी बनाया गया था? तक्षशिला, कांचीपुरम, पाटलिपुत्र, उज्जैन। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र, जहाँ बौद्ध सभा तीसरी हुई थी। ये भी ध्यान रखिएगा। व्याख्या, पाटलिपुत्र मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी और वहीं से अशोक शासन करता था। अगला प्रश्न, अशोक की सबसे बड़ी पहली विजय किस राज्य के खिलाफ थी? कलिंग, अवंती, विदर्भ, तक्षशिला। तो अशोक की सबसे पहली विजय की बात कर रहा है यहाँ पे। कलिंग तो इनका आखिरी युद्ध था, तो पहली विजय है तक्षशिला। तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, तो इनके पिताजी जो बिंदुसार हैं उन्होंने कहा था कि उस विद्रोह को दबा दो जाकर। तो अशोक ने इस विद्रोह को सफलतापूर्वक ख़त्म कर दिया था। इनके भाई भी सुसीम गए थे वहाँ इनसे पहले, लेकिन वो विद्रोह को समाप्त नहीं कर पाए। तो ये अशोक की पहली सफलता है। उत्तर देखते हैं, तक्षशिला। व्याख्या, अशोक ने अपने युवराज काल में तक्षशिला में विद्रोह को शांत किया। अगला प्रश्न, अशोक का नाम किस ग्रंथ में स्पष्ट रूप से मिलता है? महाभारत, रामायण, दिव्यावदान या जातक? महाभारत और रामायण आप जानते हैं, इसमें अशोक का जिक्र नहीं है, तो आंसर है इसका सी, दिव्यावदान में अशोक का नाम मिलता है। व्याख्या देखते हैं, दिव्यावदान बौद्ध ग्रंथ में अशोक का विस्तृत वर्णन मिलता है। तो ये दिव्यावदान भी बौद्ध धर्म से संबंधित एक ग्रंथ है जिसमें अशोक का जिक्र मिलता है। अगला प्रश्न, अशोक की धर्म नीति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? साम्राज्य विस्तार, कर संग्रह, नैतिक मूल्यों का प्रसार, सैनिक शक्ति का प्रदर्शन। तो देखिए, अशोक कलिंग के युद्ध के बाद उन्होंने जो अपना साम्राज्य चलाया है, तो उसका मुख्य उद्देश्य था नैतिक मूल्यों का प्रसार, यानी कि ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं, नैतिक मूल्यों का प्रसार। अशोक का धम्म अहिंसा, सहिष्णुता और धर्मों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देता था। अशोक ने अपने जीवन काल में कितनी बार युद्ध किया? तो अशोक ने अपने जीवन काल में केवल एक बार, दो बार, अनेक बार या युद्ध नहीं किया? तो इसका सही आंसर है केवल एक बार। युद्ध की बात कर रहा है तो युद्ध कलिंग का युद्ध था, वो पहला और आखिरी युद्ध था। तो आंसर ए, केवल एक बार। ऐतिहासिक प्रमाणों के अनुसार अशोक ने केवल कलिंग युद्ध किया था, उसके बाद युद्ध को त्याग दिया, यानी कि युद्ध ना करने की कसम खा ली। और पहला जो सफलता मिली थी वो आपको अभी बताया था, विद्रोह था एक जो तक्षशिला में हुआ था, उसको इन्होंने शांत किया था। तो पहली सफलता है वो कोई युद्ध नहीं था, विद्रोह को शांत किया था, विद्रोह को ख़त्म किया था। अशोक ने अपने स्तंभों पर किस प्रकार की आकृतियाँ बनवाई थीं? देवी देवता, सिंह, बैल, हाथी, अश्वमेध यज्ञ, युद्ध दृश्य। तो अशोक ने जो अपने स्तंभ पर आकृतियाँ बनवाई थीं वो सिंह, बैल और हाथी की थी। आंसर भी सही है। व्याख्या देखते हैं, सिंह, बैल, हाथी। अशोक के स्तंभों पर मुख्य रूप से सिंह, हाथी, बैल जैसी मूर्तियाँ बनवाई गई थीं।
अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय प्रतीक किस स्तंभ से लिया गया है? लुम्बिनी स्तंभ, सांची स्तंभ, सारनाथ स्तंभ, काशी स्तंभ। वहीं से 4 शेरों वाला स्तंभ मिला है जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक है, तो सारनाथ इसका सही आंसर है। व्याख्या देखते हैं। सारनाथ के सिंह स्तंभ को भारत का राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किया गया है। ये सिंह स्तंभ में कितने शेर हैं? 4। अगला प्रश्न, अशोक के किस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात कही गई है? अरविंदई शिलालेख, बराबर गुफा, सप्तम शिलालेख या 12वां शिलालेख? तो इसका सही आंसर है 12वां शिलालेख। इस शिलालेख में सभी धर्मों के प्रति सहिष्णुता की बात की गई है, तो सही आंसर डी है। व्याख्या देखते हैं। 12वां शिलालेख, 12वें शिलालेख में अशोक ने सभी धर्मों के सम्मान और सहिष्णुता की शिक्षा दी है। अगला प्रश्न, अशोक के द्वारा बनाए गए गुफाएं कहाँ स्थित हैं? अजंता, एलोरा, बराबर और बाघ? तो उसका सही आंसर है बराबर। अशोक द्वारा बनाए गए गुफाएं, बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा बनवाई गई हैं, तो आंसर सी सही है, बराबर की गुफाएं अशोक द्वारा आजीवक संप्रदाय को दी गई थीं, यानी कि अशोक द्वारा बनवाई गई थीं। अगला प्रश्न, अशोक ने किन विदेशी राज्यों में बौद्ध मिशन भेजे थे? यूनान, मिस्र, सीरिया, जापान, कोरिया, तिब्बत, भूटान, चीन, रूस? तो इसका सही आंसर है यूनान, मिस्र, सीरिया। व्याख्या देखते हैं। यूनान, मिस्र, सीरिया। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के हेतु कई देशों में मिशन भेजे, जिनमें यूनान, सीरिया, मिस्र प्रमुख थे, और एक और है श्रीलंका, जहाँ पे अपने पुत्र और पुत्री को भेजा था। अगला प्रश्न, अशोक के आदेश किस माध्यम से जन साधारण तक पहुँचते थे? शाही दरबार, पुरोहित, शिलालेख व स्तंभ द्वारा या गीत द्वारा? तो इसका सही आंसर है शिलालेख और स्तंभ द्वारा। व्याख्या देखते हैं। शिलालेख व स्तंभ, अशोक ने अपने आदेशों को शिलालेखों व स्तंभों पर खुदवाकर आम जनता तक पहुंचवाया, इसलिए अशोक द्वारा बनाए गए शिलालेख प्राप्त हुए हैं। अगला प्रश्न, धम्म शब्द का अर्थ है युद्ध नीति, आर्थिक नीति, नैतिक आचार संहिता या धार्मिक उत्सव? तो इसका सही आंसर है नैतिक आचार संहिता। व्याख्या, नैतिक आचार संहिता अशोक का धम्म धर्मों से ऊपर नैतिक, करुणा और सहिष्णुता पर आधारित था। अगला प्रश्न, अशोक के धर्म प्रचार के लिए नियुक्त अधिकारी कौन थे? अग्निकुल, धर्म महामात्य, शासनाधिकारी, पंचायत प्रमुख? तो धर्म का प्रचार करने के लिए अशोक ने धर्म महामात्य को नियुक्त किया था, और ये अधिकारी रूप में कार्य करते थे, तो इसका सही आंसर है बी, धर्म महामात्य। व्याख्या देखते हैं। अशोक ने धर्म के प्रचार हेतु विशेष अधिकारी धर्म महामात्य नियुक्त किए थे। अगला प्रश्न, किस बौद्ध संगत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी? देखिए आ गया प्रश्न। अभी यही एक प्रश्न ऊपर था कि तीसरी बौद्ध संगति सभा कहाँ हुई थी और किसने करवाई थी। अब आया है अध्यक्ष कौन है, तो ये पाटलिपुत्र में हुई थी, अशोक ने करवाई थी, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस्स, और यह तीसरी बौद्ध सभा थी, तो इसका सही आंसर होगा तीसरी। व्याख्या देखते हैं। तीसरी, अशोक द्वारा आयोजित तीसरी बौद्ध संगत की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अगला प्रश्न, अशोक ने किस धर्म संप्रदाय को भी संरक्षण दिया? आजीवक, शैव, वैष्णव, पारसी? तो इन्होंने बराबर की गुफाएं किसको दी थी? आजीवक को दी थी, तो इसका सही आंसर है आजीवक। व्याख्या देखते हैं। आजीवक, अशोक ने आजीवक संप्रदाय को भी संरक्षण दिया, बराबर की गुफाएं उन्हें समर्पित की। तो बराबर की गुफाएं अशोक ने बनवाई थीं, और ये एक संप्रदाय है आजीवक, इन लोगों को दे दिया। अगला प्रश्न, अशोक ने किस क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए यवन राजाओं के पास राजदूत भेजे थे? चीन, यूनान, जापान, अफगानिस्तान? तो इसका सही आंसर है यूनान। व्याख्या देखते हैं। यूनान, अशोक ने यूनान, ग्रीस के यवन शासकों के पास बौद्ध धर्म का संदेश भेजा था। अगला प्रश्न, अशोक का प्रसिद्ध कलिंग युद्ध किस राज्य के विरुद्ध था? मगध, कौशल,
कलिंग, अवंती। तो इसका सही आंसर है कलिंग। व्याख्या देखते हैं। कलिंग, कलिंग युद्ध ओडिशा क्षेत्र के स्वतंत्र राज्य के विरुद्ध लड़ा गया था, यानी कि कलिंग जो है आजकल इसको उड़ीसा बोलते हैं। अगला प्रश्न, अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त प्रमुख लिपि कौन सी थी? खरोष्ठी, देवनागरी, ब्राह्मी, पाली। तो अभी आपको बताया था अशोक के अभिलेख ज़्यादातर प्राकृत भाषा में थे और ब्राह्मी भाषा में थे, और उत्तर पश्चिम में जो शिलालेख मिले हैं वहाँ की भाषा खरोष्ठी थी। तो ज़्यादातर शिलालेख प्राकृत और ब्राह्मी में लिखे गए हैं, तो यहाँ से सही आंसर होगा ब्राह्मी, ऑप्शन सी। व्याख्या देखते हैं। ब्राह्मी लिपि उत्तर भारत के शिलालेखों में प्रयुक्त हुई है, जबकि उत्तर पश्चिम में खरोष्ठी लिपि प्रयोग में आई है। तो देखिए दोनों जानकारी मिल रही है। उत्तर पश्चिम में कौन सी भाषा प्रचलित थी? खरोष्ठी। उत्तर भारत में कौन सी शिलालेखों में भाषा चल रही थी? तो ब्राह्मी चल रही थी। ब्राह्मी सबसे ज़्यादा प्रयोग की गई है, ब्राह्मी और प्राकृत दोनों प्रयोग की गई सबसे ज़्यादा। अगला प्रश्न, अशोक के किस स्तंभ पर 4 सिंहों की मूर्ति बनी है? बहुत आसान प्रश्न है। मेरठ, सारनाथ, सांची, वैशाल। तो सारनाथ का था जो सबसे ज़्यादा फेमस स्तंभ है, तो ऑप्शन भी सही है, सारनाथ। व्याख्या, सारनाथ पर स्तंभ मिला है, वहाँ पे 4 सिंहों की मूर्ति यानी 4 शेरों की मूर्ति है, जिसे भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चुना गया। अगला प्रश्न, अशोक के समय में बौद्ध धर्म के कौन से संप्रदाय को प्रमुख समर्थन मिला? हीनयान, महायान, ब्रजयान, तांत्रिक, बौद्ध। तो ये हीनयान को समर्थन ज़्यादा मिला, प्रमुख समर्थन हीनयान को मिला। अब ये हीनयान महायान क्या है? ये बौद्ध धर्म 2 भागों में टूट गया था, एक भाग का नाम पड़ गया हीनयान और दूसरा जो हुआ वो महायान, यानी कि बंटवारा हो गया बौद्ध धर्म का। अगला प्रश्न, व्याख्या देखते हैं पहले। हीनयान, अशोक के काल में ही हीनयान संप्रदाय अधिक प्रचलित था, जो मूल बौद्ध सिद्धांतों पर आधारित है, यानी कि हीनयान जो है गौतम बुद्ध के जो मूल सिद्धांत हैं उनके ऊपर आधारित है। अगला प्रश्न, अशोक ने किस उद्देश्य से शिलालेख बनवाए थे? विजय की घोषणा के लिए, राजाओं को डराने के लिए, अपनी नीतियों और धर्म का प्रचार करने के लिए, या डी कला के प्रदर्शन हेतु? तो इसका सही आंसर है अपनी नीतियों और धर्म का प्रचार करने के लिए बनवाए थे शिलालेख। तो आंसर सी सही है। व्याख्या देखते हैं। अपनी नीति और धर्म का प्रचार करने के लिए। व्याख्या, अशोक ने धर्म की नीति को आम जन तक पहुंचाने के लिए शिलालेखों का सहारा लिया, यानी कि अपनी बातों को पहुंचाने के लिए शिलालेख बनवाए। अगला प्रश्न, अशोक ने बौद्ध भिक्षुओं को शिक्षा देने हेतु किस संस्था की स्थापना की? संघ, मठ, विश्वविद्यालय, सभा। तो इन्होंने संघ की स्थापना की। आंसर ए सही है। व्याख्या देखते हैं। संघ, बौद्ध भिक्षुओं का संगठन संघ कहलाता था, जिसका विस्तार अशोक ने कराया। अगला प्रश्न, अशोक के समय आयोजित तीसरी बौद्ध संगति में क्या प्रमुख निर्णय लिया गया? भिक्षुओं की संख्या बढ़ाना, संघ की नीति तय करना, त्रिपिटक की संकलना यानी कि त्रिपिटक का संकलन करना, तिब्बत को जीतना। त्रिपिटक की संकलना, इसका सही आंसर है सी। व्याख्या देखते हैं। त्रिपिटक की संकलना, तीसरी बौद्ध संगति में त्रिपिटक ये त्रिपिटक है क्या? बौद्ध से संबंधित ग्रंथ हैं त्रिपिटक, इनको संकलन किया गया था तीसरी बौद्ध संगति में। अगला प्रश्न, अशोक ने किस स्थान से लंका के लिए बौद्ध मिशन भेजा था? उज्जैन, पाटलिपुत्र, तक्षशिला, विदिशा। तो इसका सही आंसर है पाटलिपुत्र, क्योंकि पाटलिपुत्र राजधानी थी मौर्य साम्राज्य की। व्याख्या देखते हैं। अशोक ने पाटलिपुत्र से ही महेंद्र और संघमित्रा को श्रीलंका भेजा। तो महेंद्र कौन है? अशोक के पुत्र। संघमित्रा कौन है? अशोक की पुत्री। अगला प्रश्न, अशोक की नीति धम्म का आधार कौन सा गुण नहीं था? अहिंसा, करुणा, दान, युद्ध। तो देखिए अहिंसा को फॉलो करते थे, करुणा, दान ये सब फॉलो करते थे। युद्ध इन्होंने एक लड़ा था कलिंग का, उसके बाद त्याग दिया और अपने साम्राज्य में युद्ध ना करने का संकल्प लिया और इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, उसी को धम्म बोलते हैं। तो इसका सही आंसर है युद्ध, यानी कि इनके साम्राज्य में या इनके अशोक की नीति में युद्ध शामिल नहीं था।
तो आंसर डी सही है। व्याख्या देखते हैं। युद्ध, अशोक का धम्म नीति युद्ध और हिंसा के विरुद्ध थी, यानी कि हिंसा और युद्ध दोनों उन्होंने दूर कर दिए अपने नीति से। इसका मूल तत्व तो अहिंसा था। अगला प्रश्न, अशोक के स्तंभों को किस प्रकार के पत्थर से बनवाया गया था? बलुआ पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, पीतल। तो इसका सही आंसर है बलुआ पत्थर, यानी कि अशोक के जो स्तंभ हैं वो बलुआ पत्थर से बने थे। ये भी प्रश्न काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो व्याख्या देखते हैं। बलुआ पत्थर, अधिकांश अशोक स्तंभ बलुआ पत्थर से बनवाए गए थे और बहुत ही चिकने और मजबूत थे। अगला प्रश्न, अशोक ने किस स्थान को बुद्ध का जन्म स्थल मानकर तीर्थ यात्रा की थी? ऑप्शन है कपिलवस्तु, गया, लुबनी, कुशीनगर। तो इसका सही आंसर है लुबनी। लुबनी में अशोक ने यात्रा की थी और इसका जानकारी कहाँ से मिलती है? तो रुमनदेई स्तंभ से मिलती है, जो कि अशोक द्वारा बनवाया गया था स्तंभ शिलालेख। उसमें ये जानकारी लिखी है कि अशोक ने नेपाल की यात्रा की थी, यानी कि लुबनी गए थे। व्याख्या देखते हैं। लुबनी, अशोक ने रुमनदेई, ये स्तंभ लेख का नाम है रुमनदेई, जाकर बुद्ध के जन्म स्थल पर स्तंभ बनवाया, उसी को बोलते हैं रुमनदेई स्तंभ। और वहाँ पे लिखा कर में छूट दी, यानी कि वहाँ के लोगों को टैक्स में छूट दे दी, कर नहीं लिया। प्रश्न, अशोक के शासन में किसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था? चरवाक, अजित, केशकम्बल, तिष्य, देवदत्त। तो यहाँ पे सही आंसर है देवदत्त, इसने बौद्ध धर्म का विरोध किया था। तो ऑप्शन डी सही है। व्याख्या देखते हैं। देवदत्त बुद्ध के चचेरे भाई थे और वे बौद्ध संघ से अलग हो गए थे, यानी कि चचेरे भाई थे गौतम बुद्ध के, और फिर भी बौद्ध धर्म का विरोध कर रहे हैं। अगला प्रश्न, अशोक के कौन से स्तंभ पर धम्म लिपि सबसे बेहतर स्थिति में सुरक्षित है? मेरठ, सारनाथ, लोरिया, नंदनगढ़, दिल्ली टोपरा। तो इसका सही आंसर है दिल्ली टोपरा, ऑप्शन डी। व्याख्या देखते हैं। दिल्ली टोपरा स्तंभ पर अशोक के धम्म नीति के आदेश आज भी स्पष्ट रूप से पढ़े जा सकते हैं, यानी कि सबसे सुरक्षित स्तंभ की अगर बात करें तो दिल्ली टोपरा स्तंभ है। अशोक के अभिलेखों की भाषा मुख्यतः क्या थी? पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। तो इसका सही आंसर है प्राकृत, यानी कि प्राकृत में सबसे ज़्यादा अभिलेख हैं और उसके बाद ब्राह्मी में है और कुछ खरोष्टी में है। तो इसका आंसर बी, प्राकृत। व्याख्या देखते हैं। प्राकृत, अशोक ने जनता को सीधे संदेश देने के हेतु प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, यानी कि उस ज़माने में ज़्यादातर लोग प्राकृत भाषा को जानते होंगे, आम जनों की भाषा प्राकृत थी, तभी उसी भाषा में ये अभिलेख लिखा है ताकि लोगों को समझ में आ सके। तो यहाँ पर 45 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और अगले 45 प्रश्न अशोक सम्राट से ही संबंधित होंगे, जो अगली वीडियो में आपको मिल जाएंगे। कुल मिलाकर 90 प्रश्न हो जाएंगे, लेकिन अगर व्याख्या को सही से पढ़ लेंगे तो आपको पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा, कोई भी प्रश्न इधर से उधर बचेगा नहीं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और एक बात याद रखिए, सटीक जानकारी ही सफलता दिलाती है। अगर आप फालतू का पढ़ेंगे तो अपना टाइम बर्बाद करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में वही पढ़ा जाता है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और जो आने की संभावना ज़्यादा हो। सही दिशा में जो तैयारी करता है वही सफलता पाता है। तैयारी तो ऐसे सब करते हैं, लेकिन सफलता कुछ ही लोगों को मिलती है। तो जो सटीक जानकारी के साथ पढ़ाई करते हैं उनको सफलता अवश्य मिलती है। जो फालतू का पढ़ते हैं, सिलेबस के हट कर पढ़ते हैं, या ऐसे प्रश्न या ऐसे विषय पढ़ते हैं जिनकी आने की संभावना ही नहीं है, तो अपने समय को बर्बाद करते हैं और इसी वजह से वो परीक्षा में पीछे रह जाते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पे वीडियो में वही प्रश्न मिलेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, जिनकी संभावना अधिक है। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।